हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज की इस क्लास में हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस में अभी तक हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ लॉ का जो टॉपिक है वो पूरा कवर कर लिया है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ओनरशिप। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे ऑल अबाउट ओनरशिप विद रिगार्ड टू ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी हेडिंग कवर करने वाले हैं हम लोग ओनरशिप में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ ओनरशिप एंड वेरियस डेफिनेशंस ऑफ ओनरशिप। इसमें हम लोग हिबर्ट की डेफिनेशन, ऑस्टिन ने क्या कहा है ओनरशिप के बारे में और सैलमन ने क्या कहा है वो देखेंगे। फिर काइंड्स ऑफ ओनरशिप हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन से काइंड्स है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम लोग देखेंगे मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप, जिसमें दो टाइप के मोड्स होते हैं, ओरिजिनल एंड डेरिवेटिव, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, एंड में हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे इन रिलेशन टू ओनरशिप। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ओनरशिप से। पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ द टर्म ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है एब्सोल्यूट राइट ओवर अ पर्टिकुलर थिंग। अगर मेरे पास एब्सोल्यूट राइट है टू यूज अ पर्टिकुलर थिंग, टू डिस्पोज ऑफ दैट थिंग, तो वो ओनरशिप कहलाता है। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम पोजेशन, क्योंकि पोजेशन मीन्स लिमिटेड राइट ओवर द थिंग। पर्सन के पास सिर्फ फिजिकल कंट्रोल है ओवर दैट थिंग, तो वो पोजेशन कहलाता है। और एब्सोल्यूट राइट है अगर, तो वो ओनरशिप हो जाएगा। अब सबसे पहले रोमन्स ने ओनरशिप और पोजेशन को डिफाइन किया था। तो ओनरशिप को उन्होंने जो वर्ड दिया था वो है डोमिनियम, एंड पोजेशन को जो उन्होंने वर्ड दिया था वो है पोजेसियो। रोमन्स ने ओनरशिप को वो लोग बुलाते थे डोमिनियम, एंड पोजेशन को वो लोग बुलाते थे पोजेसियो। डोमिनियम का उनके अनुसार मतलब था एब्सोल्यूट राइट ओवर द थिंग, और पोजेशन का मतलब था फिजिकल कंट्रोल ओवर पर्टिकुलर थिंग। इफ आई एम हैविंग फिजिकल कंट्रोल ओवर द थिंग, तो वो पोजेशन कहता था। ये लिमिटेड राइट है, रिस्ट्रिक्टिव यूज है उसका मेरे पास। बट अगर मेरे पास एब्सोल्यूट राइट है उस थिंग के रिलेशन में, तो वो ओनरशिप या डोमिनियम कहलाता था अकॉर्डिंग टू रोमन्स। अब दूसरा फैक्ट क्या है कि जो ओनरशिप होता है, इट कंसिस्ट ऑफ राइट्स इन रेम। राइट इन रेम मीन्स इट इज अ राइट विच इज एक्सरसाइजेबल और विच इज अवेलेबल अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। ये राइट इन पर्सोनम नहीं है, पर्सनली अवेलेबल नहीं है, बट ये वर्ल्ड एट लार्ज के अगेंस्ट मुझको अवेलेबल है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का हम लोग देखा मतलब कि एब्सोल्यूट राइट टू यूज अ थिंग, टू डिस्पोज ऑफ द थिंग द वे पर्सन लाइक्स, उसका मतलब ओनरशिप होता है। फिर रोमन्स ने सबसे पहले ओनरशिप को डिफाइन करा और उन्होंने ओनरशिप की जगह यूज करा था वर्ड डोमिनियम। डोमिनियम का मतलब उन्होंने बताया कि एब्सोल्यूट राइट है अगर मेरे पास कोई थिंग को यूज करने का, तो वो ओनरशिप हो जाएगा। पोजेशन मतलब लिमिटेड राइट है, रिस्ट्रिक्टेड लाइफ है, सिर्फ मेरे पास फिजिकल कंट्रोल है, मतलब वो चीज़ मेरे पास कंट्रोल में है, उसका ओनरशिप मेरे पास नहीं है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है, बस फिजिकली मेरे पास वो चीज़ रखी हुई है, तो वो पोजेशन हो जाएगा। तो उन्होंने ओनरशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। और सेकेंडली, ओनरशिप कंसिस्ट इन राइट इन रेम, मीन्स द राइट इज ऑफ ओनरशिप इज अवेलेबल अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डेफिनेशंस ऑफ ओनरशिप, कि ओनरशिप को जो टर्म है वो अलग अलग ज्यूरिस्ट ने उसको किस तरह से डिफाइन किया है। तो अभी जो हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं वो सबसे पहले हिबर्ट की है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑस्टिन ने कैसे डिफाइन करा। तो हिबर्ट ने कहा है कि ओनरशिप कंसिस्ट ऑफ दीज 4 थिंग्स। ये 4 चीज़ें अगर किसी चीज़ में है तो मतलब द पर्सन हैज़ ओनरशिप। अगर ये चारों राइट्स हैं पर्सन के पास, दिस मीन्स दैट पर्सन इज हैविंग द ओनरशिप ऑफ दैट थिंग। तो हिबर्ट ने क्या क्या कहा है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या एसेंशियल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ओनरशिप के। पहला है द राइट टू यूज द थिंग। इफ द पर्सन इज हैविंग द राइट टू यूज द थिंग, अगर मैं उसको यूज कर सकती हूँ उस चीज़ को जो मेरे पास थिंग है, इफ आई हैव द राइट टू यूज दैट थिंग, इसका मतलब मेरे पास ओनरशिप। दूसरा है राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम यूजिंग दैट थिंग। वो मेरी चीज़ है, आई एम यूजिंग दैट थिंग एंड आई हैव दैट राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, मतलब दूसरे मेरी चीज़ यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग अ कार, वो मेरी कार है, आई एम द ओनर, आई हैव एब्सोल्यूट राइट, आई कैन यूज द कार एंड आई कैन एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम यूजिंग दैट कार। मेरे पास ओनरशिप का राइट है, इसका मतलब बाकी लोग मेरी कार यूज नहीं कर सकते बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ द कार। दूसरा है डिस्पोज ऑफ दैट थिंग। मेरे पास राइट है कि आई कैन डिस्पोज द थिंग,
जो मेरा ओनरशिप है जिस थिंग के ऊपर, आई कैन गिव इट अवे, आई कैन ट्रांसफर द कार, आई कैन सेल द कार। तो ये हो गया डिस्पोज ऑफ का भी राइट मेरे पास है। और लास्ट है राइट टू डिस्ट्रॉय इट, डिस्ट्रॉय करने का भी मेरे पास ही राइट है। तो अगर ये 4 राइट है, कौन कौन से? पहला, यूज द थिंग, देन दूसरा है एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम यूजिंग द थिंग, डिस्पोजिंग ऑफ दैट थिंग एंड डिस्ट्रॉइंग दैट थिंग। अगर ये चारों राइट मेरे पास है, इसका मतलब आई हैव ओनरशिप इन रिगार्ड टू दैट थिंग। तो ये हिबर्ट का कहना था। अब ऑस्टिन ने क्या कहा? ऑस्टिन ने 3 एट्रीब्यूट्स दिए, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दी कि ओनरशिप में ये 3 चीजें होनी चाहिए। पहला है इनडेफिनिट यूजर। इनडेफिनिट यूजर का मतलब कि पर्सन इज हैविंग द राइट टू यूज दैट थिंग और टू मिस यूज दैट थिंग इन वॉट एवर मैनर ही लाइक्स। मेरे पास अधिकार है कि मैं उसको यूज कर सकती हूँ, मैं उसका मिस यूज कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी थिंग है। आई हैव एब्सोल्यूट राइट ओवर दैट थिंग। तो इनडेफिनिट यूजर चाहे जिस तरह से उसका इस्तेमाल करे, तो ये एक राइट हो गई। दूसरा उन्होंने कहा अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन। अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन सेम यही वाली राइट है। अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन मतलब मेरे ऊपर कोई बंदिशें नहीं लगी हुई हैं। आई एम एट लिबर्टी टू डिस्पोज ऑफ दैट थिंग, टू ट्रांसफर दैट थिंग, टू एलिनेट दैट थिंग। मैं किसी को भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकती हूँ, मेरे पास पूरा अधिकार है। ठीक। अब तीसरी चीज है अनलिमिटेड ड्यूरेशन। अनलिमिटेड ड्यूरेशन मीन्स मेरे पास वो थिंग है, अनलिमिटेड टाइम के लिए रहेगी। जब तक वो थिंग एग्जिस्ट कर रही है या जब तक मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ, तब तक मेरे पास अधिकार है उस थिंग के रिलेशन में। तो ऑस्टिन ने 3 एट्रीब्यूट्स दी। ये 3 एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडेफिनिट यूजर, अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन और अनलिमिटेड ड्यूरेशन। तो हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं ओनरशिप की। अभी हम लोगों ने हिबर्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने दी है ओनरशिप की, वो डिस्कस किया। उन्होंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि ऑस्टिन ने क्या कहा है, ओनरशिप की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दी है, इनडेफिनिट यूजर, फिर अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन, अनलिमिटेड ड्यूरेशन। ये 3 चीज ऑस्टिन ने कही। सैलमंड भी एक इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट है, इन्होंने भी ओनरशिप के बारे में बहुत चीज़ें कही हैं। उन्होंने 4-5 चीज़ें कही हैं जो एकदम सिमिलर हैं अगर कंपेयर किया जाए ऑस्टिन से, हिबर्ट से, पर फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं इधर। तो सैलमंड ने सबसे पहले कहा है कि ओनरशिप मीन्स द राइट टू पोजेस द थिंग दो इट मे नॉट बी एक्चुअल पोजेशन। इसका मतलब क्या है कि ओनरशिप में मेरे पास पोजेशन होना चाहिए थिंग का, किसी भी तरह से। एक्चुअली भी हो सकता है, एक्चुअल पोजेशन भी हो सकता है, और वो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इफ आई एम द ओनर ऑफ द हाउस, तो उसका पोजेशन मेरे पास है, ओनरशिप मेरे पास है। पर अगर सब्सिक्वेंटली मैंने उस घर में टेनेंट रख लिया, किराएदार रख लिया, तो अब पोजेशन किसके पास चला गया? उस किराएदार के पास चला गया। ही इज हैविंग द फिजिकल कंट्रोल ओवर द हाउस। अगर वो किराएदार के पोजेशन में है, उसका मतलब ये नहीं होगा कि किराएदार ओनर हो गया है, क्योंकि एब्सोल्यूट राइट तो मेरे पास है। किराएदार बस उसके फिजिकल कंट्रोल में है और उसके पास पोजेशन है फॉर अ टाइम बीइंग। घर तो मेरा ही है क्योंकि मेरे पास एब्सोल्यूट राइट है इन रिलेशन टू द हाउस। तो मेरे पास है राइट टू पोजेशन। मेरे पास कैसा पोजेशन है वहाँ? कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, क्योंकि घर की चाबी मेरे पास है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, किराएदार को हटा भी सकते हैं। किराएदार के पास फिजिकल कंट्रोल है, किराएदार के पास पोजेशन है, वो हट जाएगा तो फिर मेरा घर है। तो ओनरशिप 2 तरह से हो सकता है, या फिर एक्चुअल हो सकता है या फिर कंस्ट्रक्टिव हो सकता है पोजेशन। दूसरा है राइट टू यूज और एंजॉय द थिंग ओन्ड। ओनरशिप में ये भी आ जाएगा कि मेरे पास अधिकार है, मेरे पास राइट है कि आई कैन यूज द थिंग, आई कैन एंजॉय दैट थिंग। दूसरा है, तीसरा देखते हैं, राइट टू कंज्यूम और डिस्ट्रॉय और एलिनेट द थिंग। मेरे पास ये भी अधिकार है कि आई कैन कंज्यूम द थिंग, आई कैन डिस्ट्रॉय, एलिनेट। आई हैव द राइट टू ट्रांसफर दिस, मैं यहाँ पर टेनेंट रख सकती हूँ, मैं इनको निकाल सकती हूँ। तो ये सारे चीज़ें ओनरशिप से जुड़ी हुई हैं। और लास्ट है रेजिडुअरी कैरेक्टरिस्टिक होता है ओनरशिप का, एंड इट इज इनडिटर्मिनेट इन ड्यूरेशन। जैसा कि ऑस्टिन ने कहा कि ड्यूरेशन उसकी, जब तक वो थिंग रहेगा, जब तक ये घर रहेगा, तब तक ओनरशिप का राइट एग्जिस्ट करेगा। जब तक उसका मालिक रहेगा, ओनरशिप का राइट एग्जिस्ट करेगा। मालिक की डेथ हो जाएगी तो एयर्स को मिल जाएगा घर, ऐसे ही चलता रहता है ओनरशिप का राइट। तो वो इनडिटर्मिनेट है इन ड्यूरेशन। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट सैलमंड सेड अबाउट ओनरशिप। एकदम सिमिलर है जो कि ऑस्टिन या हिबर्ट ने कहा था, उसमें कोई डिफरेंस या उन्होंने कोई अलग चीज़ नहीं कह दी है। तो आइए अब पढ़ते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओनरशिप के बारे में। पहला काइंड ऑफ ओनरशिप जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। कॉर्पोरियल ओनरशिप मीन्स ओनरशिप in something which is tangible. Tangible means something which we can see and touch. तो उस चीज़ की ओनरशिप होगी कॉर्पोरियल ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल ओनरशिप ऑफ कार, लैंड, गुड्स। इनकॉर्पोरियल ओनरशिप ऐसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप विच वी कैन नॉट सी और टच, फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट, गुडविल, रेपुटेशन एक्सेट्रा।
This category है sole ownership and co-ownership. Sole ownership means when the ownership is vested in a single individual. जब एक ही इंसान के पास ownership है तो वो sole ownership कहलाएगी. For example, ownership of a car. Co-ownership means when two or more than two person hold the ownership of a particular thing, तो वो co-ownership हो जाएगी. For example, partnership of the business is between the three partners, तो वो co-ownership कहलाएगी. Next category है absolute ownership and limited ownership. When the person has absolute right over a particular thing, then it is called absolute ownership. इंसान के पास हर right है to use the thing in whichever manner he likes, to dispose of that thing, तो वो absolute ownership कहलाएगी. Limited ownership means when the person has limited right over a particular thing. That is, he has the right to enjoy or the right to use a particular thing. तो वो limited ownership हो जाती है. उसके पास हर right नहीं है ownership की. He cannot transfer the particular thing. He cannot dispose it of. Cannot destroy the thing. तो वो limited ownership हो जाएगी. तो absolute ownership when he has all rights over the thing. Limited ownership when he has limited right over a particular thing. नेक्स्ट कैटेगरी है ओनरशिप की वेस्टेड ओनरशिप एंड कंटिंजेंट ओनरशिप. वेस्टेड ओनरशिप मीन्स कंप्लीट एंड फुल ओनरशिप ओवर अ पर्टिकुलर थिंग और ओवर अ प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल, टू पीपल शेयर ओनरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग. इफ वन डाइज देन अदर पर्सन गेट्स वेस्टेड ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी. मीन्स पूरी तरह से फ्री फुल कंप्लीट ओनरशिप किसी चीज़ की मिल जाती है. Contingent ownership on the other hand is the ownership which depends upon the fulfillment of a particular condition. जब वो condition fulfill हो जाएगी तभी person को ownership उस thing की मिलेगी. Contingent ownership means the ownership based on certain condition. Condition दो तरह की हो सकती है, condition precedent and condition subsequent. Condition precedent means पहले condition fulfill होगी तब ownership या title मिलेगा. Condition subsequent means पहले ओनरशिप मिल जाएगी और फिर कंडीशन को फुलफिल करना पड़े. सम अदर कैटेगरीज ऑफ ओनरशिप आर लीगल ओनरशिप, इक्विटेबल ओनरशिप एंड ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप. ये भी तीन अलग इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ ओनरशिप. अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप, यानी कि किस तरह से ओनरशिप एक्वायर कर सकते हैं. तो इसमें दो मोड्स दिए हुए हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे. पहला है ओरिजिनल एक्विजिशन और दूसरा है डेरिवेटिव एक्विजिशन. ओरिजिनल एक्विजिशन जैसे नाम ही पता चल रहा है, ओरिजिनली मैंने कुछ अपने खुद के पर्सनल एक्ट्स किए हैं जिससे उस चीज़ में मुझको ओनरशिप मिल गई. अपने खुद के पर्सनल एक्ट से मुझे किसी चीज़ में ओनरशिप अगर मिल गई है तो वो ओरिजिनल ओनरशिप कहलाता है. ओरिजिनल ओनरशिप मीन्स द ओनरशिप एक्वायर्ड बाय सम पर्सनल एक्ट्स ऑन माई पार्ट. मैंने कुछ पर्सनल एक्ट्स किए, उससे मुझे ओनरशिप मिली है, वो ओरिजिनल ओनरशिप. डेरिवेटिव ओनरशिप क्या होगी? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डेरिवेटिव मीन्स मैंने ओनरशिप डिराइव की है, किसी से मांगी है. मैंने कोई पर्सनल एक्ट्स खुद नहीं किए जिससे मुझे मिली है, मैंने किसी और से उस चीज़ की ओनरशिप मांग ली है, तो वो डेरिवेटिव ओनरशिप हो जाएगी. ओनरशिप डिराइव फ्रॉम अ प्रीवियस ओनर. कोई उसका पहले से ओनर था, कोई ऐसी गाड़ी थी किसी और की थी, मैंने उससे खरीद ली. आई हैव परचेज दैट कार. किसी ने मुझको गिफ्ट दे दिया तो गिफ्ट पहले उसके पोजेशन में था, ओनरशिप में था, अब वो मुझे मिल गया है. आई हैव डिराइव्ड दैट गिफ्ट. या फिर इनहेरिटेंस, किसी की प्रॉपर्टी थी फादर की, अब मुझे वो इनहेरिटेंस से मिल गई है. तो किसी और ओनर से, उसके पिछले ओनर से मैंने वो चीज़ डिराइव कर ली है, मैंने खुद ले ली है, वो चीज़ ट्रांसफ़र हो गई है मुझको, तो वो ओनरशिप डेरिवेटिव एक्विजिशन से होती है. तो हम लोग मीनिंग समझ गए कि ओरिजिनल क्या होता है, मैंने कुछ पर्सनल एक्ट्स किए हैं, मुझे खुद मिल गई है, उसका पहले से कोई ओनर नहीं था. दूसरा डेरिवेटिव ओनरशिप, मैंने डिराइव की है किसी और ओनर से. इसके एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस, गिफ्ट, परचेज, तो ये सब डेरिवेटिव ओनरशिप में आ जाएगा. अब जो ओरिजिनल वाला है उसमें 3 सब कैटेगरीज हैं. इसमें 3 कैटेगरीज हैं, एक एब्सोल्यूट हो जाएगा, दूसरा एक्सटिंक्टिव और तीसरा है एक्सेसिव. एब्सोल्यूट फिर फर्दर सब डिवाइडेड है ऑक्यूपेशियो एंड स्पेसिफिकेशियो. तो ये सब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसको कैसे समझे, ये हम लोग अब फर्दर डिस्कस करते हैं. हम लोग मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप पढ़ रहे हैं. जो पहला मोड है ओरिजिनल एक्विजिशन, हम लोग ने देखा. ओरिजिनल एक्विजिशन मीन्स आई एम डूइंग सम पर्सनल एक्ट और उस पर्सनल एक्ट से मुझे किसी चीज़ की ओनरशिप मिल रही है, तो वो ओरिजिनल एक्विजिशन कहलाता है. फिर हम लोग देखा कि ओरिजिनल एक्विजिशन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. पहला है एब्सोल्यूट, दूसरा है एक्सटिंक्टिव एंड तीसरा है एक्सेसिव. तो एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट मीन्स
व्हेन रेस नलियस इज एक्वायर्ड। अब ये रेस नलियस क्या होता है? रेस नलियस मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई ओनर नहीं है। तो जो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कोई ओनर नहीं है, अगर मैंने उस चीज़ को एक्वायर कर लिया है, ले लिया है, देन आई हैव ओरिजिनल एक्विजिशन, आई गेट द ओनरशिप ऑफ दैट थिंग अंडर दिस मोड ऑफ एक्विजिशन। तो मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसका ऑलरेडी कोई ओनर था नहीं और वो मैंने ले लिया है, तो अब मैं उसकी ओनर हूँ। अब ये जो एब्सोल्यूट है वो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ऑक्यूपेशियो एंड स्पेसिफिकेशियो। हम लोग समझते हैं कि ऑक्यूपेशियो क्या होता है, स्पेसिफिकेशियो क्या होता है। ऑक्यूपेशियो का मतलब है, मनु ने इसको फेमसली हिंदी टर्म दिया परिग्रह का। इन्होंने कहा कि इफ़ आई स्ट्राइक द एरो, और वो एरो जिस जानवर पे जाके लगता है, जिस बर्ड पे जाके लगता है, अगर मैंने जैसे ही तीर चलाया जिस जानवर पे जाके लगा वो जानवर मेरा हो जाएगा। आई एम द ओनर ऑफ दैट एनिमल और बर्ड। तो उन्होंने ऑक्यूपेशियो को इस तरह से डिफाइन करा। अब स्पेसिफिकेशियो क्या होता है? स्पेसिफिकेशियो मतलब हम सामान तो कहीं और से लेकर आए पर उसमें काम मैंने किया, मैंने मिट्टी लाई और मैंने एक मूर्ति बना दी, तो वो मूर्ति क्या हो जाएगी? वो मेरी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हो जाएगी, एब्सोल्यूट राइट मेरी हो जाएगा, आई विल बी द ओनर ऑफ दैट मूर्ति। तो ये स्पेसिफिकेशन मतलब सामान हम कहीं और से खरीद के लाए, लकड़ी हम कहीं से और लेकर आए, बट हमने टेबल बना दी अपने घर में, तो ये टेबल मेरी हो गई, अब वो उस लकड़ी वाले की नहीं हो जाएगी, क्योंकि आई हैव डन सम पर्सनल एक्ट ओवर दैट थिंग। तो ये एब्सोल्यूट एक्विजिशन कहलाता है, जिसमें ऐसी कोई चीज़ जो ऑलरेडी किसी की नहीं थी, वो उस पर मैंने काम किया, आई हैव डन सम पर्सनल एक्ट एंड आई गेट द ओनरशिप ऑफ दैट थिंग। अब हम लोग दूसरा देखते हैं मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप, एक्सटिंक्टिव। एक्सटिंक्टिव मतलब किसी का ओनरशिप का राइट खत्म कर देना, ये एक्सटिंक्शन से शब्द आता है। कोई पहले से ओनर था, मैंने उसका राइट कोई पर्सनल एक्ट करके ख़त्म कर दिया और मैंने वो ओनरशिप उससे ले ली, तो ये एक्सटिंक्टिव ओनरशिप है। पहले से कोई ओनर था, मैंने उसका जो राइट था पूरा ओनरशिप का वो ख़त्म कर दिया। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन मीन्स इंडिया में ऐसा लॉ है कि अगर कोई एडवर्स पोजेशन में रहता है, किसी और की प्रॉपर्टी में रह रहा है, 12 साल से ज़्यादा हो गया है, तो वो ओनर घोषित हो जाता है उस प्रॉपर्टी का। तो ये एग्जाम्पल है एक्सटिंक्टिव ओनरशिप का, एक्सटिंक्टिव मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का। लास्ट है एक्सेसियो। एक्सेसियो मीन्स इट इज़ द ओनरशिप विच इज़ एक्वायर्ड बाय वे ऑफ एक्सेशन। मीन्स अगर कोई मेरे पास लैंड है और लैंड से वो क्रॉप निकल रहा है, तो आई विल बी द ओनर ऑफ दैट क्रॉप। मेरे पास कोई पेड़ है, उसमें से आम निकल रहा है, उसमें से सेब निकल रहा है, जो भी फल निकल रहा है, तो वो जो फल हो गए, आई विल बी द ओनर ऑफ दैट फल। अब और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मेरे पास गाय है, गाय ने अगर बच्चा दिया, तो वो जो बच्चा होगा, आई विल बी द ओनर ऑफ दैट काफ। तो ये एक्सेसियो में आ जाता है। तो हम लोग ने ओरिजिनल देखा, इसके कैटेगरीज देखा है। डेरिवेटिव हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ आई एम डिराइविंग ओनरशिप फ्रॉम अनदर पर्सन, कोई पहले से ओनर था, उससे मैंने ओनरशिप डिराइव कर ली है, मैंने उससे गिफ्ट लिया या फिर मैंने परचेज कर लिया प्रॉपर्टी, तो वो डेरिवेटिव ओनरशिप हो जाती है। वो बहुत सिंपल है, इसी में थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। Now let us discuss some important questions related to ownership. Question number 1. इनमें से किसने कहा है that ownership is the right over a determinate thing, indefinite in the point of user, unrestricted in the point of disposition, and unlimited in the point of duration? Options are Salmon, Markby, Holland and Austin. तो इसका आंसर होगा Austin because he classified ownership into 3 categories, that is indefinite user, unrestricted disposition and unlimited duration. Question number 2. Who said that ownership is the plenary control over an object? A. Hibbert, B. Austin, C. Holland and D. Salmon. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C. Holland. Third question. Ownership consists of A. Material objects, B. Personal rights, C. Rights in rem, D. Rights in personam. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. राइट्स इन रेम. क्वेश्चन 4. द राइट्स ऑफ ओनर आर ए. इनडिटर्मिनेट, बी. डिटर्मिनेट, सी. रेजिडुरी, डी. इनडिटर्मिनेट एंड रेजिडुरी. तो इसका आंसर होगा सी. रेजिडुरी. क्वेश्चन नंबर 5. ओनरशिप टू पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स एंड द राइट टू एन ईजमेंट इज कॉल्ड ए. इनकॉर्पोरियल ओनरशिप, B. corporeal ownership, C. equitable ownership and D. contingent ownership. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए.
incorporeal ownership. Let's discuss sixth question. Right of ownership of a partner in a firm is A. Sole ownership, B. co-ownership, C. legal ownership and D. corporeal ownership. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, co-ownership. Question number 7. Ownership of goodwill of a business is A. incorporeal ownership, B. contingent ownership, C. limited ownership and D. beneficial ownership. तो इसका आंसर होगा A. incorporeal ownership because goodwill is intangible property. Question number 8. Ownership is classified in the following ways. Point out incorrect response. A. corporeal and incorporeal ownership, B. mediate and immediate ownership, C. sole and co-ownership, D. vested and contingent ownership. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीडिएट एंड इमीडिएट ओनरशिप, क्योंकि बाकी जो है वो काइंड्स ऑफ ओनरशिप में आते हैं, बट ऑप्शन बी, मीडिएट एंड इमीडिएट ओनरशिप, इज नॉट अ काइंड ऑफ ओनरशिप. क्वेश्चन नंबर 9. Austin described ownership as right over a determinate thing with reference to which of the following? 1. Indefinite in the point of user, 2. restricted in the point of disposition and 3. unlimited in the point of duration. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज फर्स्ट इंडेफिनिट इन पॉइंट ऑफ यूज़र एंड थर्ड अनलिमिटेड इन द पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन ही सही ऑप्शन है. तो इसका आंसर होगा सी, 1 and 3. क्वेश्चन नंबर 10. व्हेन ओनरशिप इज वेस्टेड इन सिंगल पर्सन इट इज़ कॉल्ड ए. ट्रस्ट ओनरशिप, बी. सोल ओनरशिप, सी. कॉर्पोरियल ओनरशिप एंड डी. वेस्टेड ओनरशिप. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, sole ownership. Sole ownership means ownership vested in a single person. So this was all for today. I will see you in another class with another topic related to law. Thank you so much for watching.